हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस यूट्यूब में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि एनसीईआरटी विज्ञान 9 का 14वां चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज चल रहा था, है ना। तो प्राकृतिक संपदा चल रहा था, तो उसी का अगला टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे। तो आज है आपका 14.4 जैव रासायनिक चक्रण। तो जैव रासायनिक चक्रण है क्या? सबसे पहले जैव रासायनिक चक्रण किसे कहते हैं? जीवमंडल के विभिन्न घटकों के बीच, अब जीवमंडल के विभिन्न घटक कौन है? जैविक घटक और अजैविक घटक। इनके बीच पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इसे हम जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। आप जैसे कि देख रहे होंगे रेखा चित्र में, तो यहाँ पर जैविक घटक है और अजैविक घटक है। इन दोनों के बीच में पदार्थ और ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और एक चक्र के रूप में आपका ये होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। जैविक घटक आप जानते हैं जिनमें जीवन होता है। अजैविक घटक और मीन्स नहीं, जैविक माने जिनमें जीवन नहीं है। जैविक घटक के अंदर पेड़ पौधे, जानवर, कीट ये आ जाते हैं। अजैविक घटक में आपका जिनमें जीवन नहीं, अर्थात हवा, पानी, सूर्य की रोशनी, ये अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज हम अगला टॉपिक 14.4.1 जलीय चक्र यानी वाटर साइकिल या जल चक्र भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जल चक्र को हम समझेंगे एक सिंपल सी चित्र से। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये चित्र आप देख रहे हैं यहाँ पे जल चक्र का। प्रकृति में जलीय चक्र या जल चक्र या वाटर साइकिल। तो देखिए कैसे आपका पानी जमीन से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से फिर जमीन में आ जाता है और एक गोल चक्र जैसा बना रहा है। कैसे बनाता है? देखिए, सूर्य की रोशनी आप देख रहे हैं इस चित्र में। सूर्य की रोशनी जब पड़ती है सतह पर, पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी में 75% भाग में आपका क्या है? पानी है, समुद्र है। 25% भाग में आपका लैंड है, भूमि है, जिसमें आपकी नदियां भी सम्मिलित हो जाती हैं, आपके झील भी सम्मिलित हो जाती है, पोखर भी सम्मिलित हो जाते हैं। जब सूर्य की रोशनी आपकी समुद्री जल में पड़ती है, सतही जल में पड़ती है, तो यानी कि ये जल जो है इस रोशनी से, सूर्य के इस प्रकाश से, इस विकिरण से वाष्प बनकर ऊपर की ओर उड़ने लगता है। तो इसी प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में, वाष्पीकरण किसे कहते हैं। दूसरा, जब यही सूर्य का प्रकाश पेड़ पौधों में पड़ता है, पेड़ पौधों की पत्तियों से स्टोमेटा के द्वारा जो है, जो जल है वो बाहर निकलता है, वाष्प के रूप में निकलता है, इसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब जल जो है दो रूप में निकल गया, वाष्प के रूप में सतही जल से निकल गया जिसे हम वाष्पीकरण कहते हैं, पेड़ पौधों की पत्तियों से निकल गया जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और तीसरा, जीव जंतुओं से निकलता है जो जल है, वाष्प के रूप में ऊपर उड़ता है, वो उस प्रक्रिया को हम श्वसन के माध्यम से निकलता है, तो श्वसन की क्रिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा, तो यहाँ पर जो पृथ्वी है, पृथ्वी में तीन चीज़ों से जो जल है वाष्प बन के उड़ रहा है। नंबर 1 सतही जल, समुद्री जल। नंबर 2 पेड़ पौधों से। नंबर 3 जीव जंतुओं से। अब अलग अलग तरीके से निकल रहा है भाई, सतही जल से वाष्पीकरण के द्वारा, और पेड़ पौधों से वाष्पोत्सर्जन द्वारा, और जीव जंतुओं से श्वसन के द्वारा। ये वाष्प बन के जब ये जल जो है ऊपर उड़ता है और धीरे धीरे ऊपर उड़ता है, तो जब ये काफ़ी ऊपर उड़ जाता है तो यानी कि धीरे धीरे आपका संघनित होने लगता है, ठंडा होकर संघनित होने लगता है। संघनित होकर बादल का रूप धारण कर लेता है, और ये फिर बादल जो है काफ़ी भारी हो जाते हैं और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की ओर नीचे खींचे आते हैं और भारी हो जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप वर्षा के रूप में बरसते हैं। तो इस प्रकार ये साइकिल जो है, पानी की साइकिल, पहले ऊपर उठी, फिर नीचे आ गई, फिर जमीन में वर्षा के रूप में समुद्र में आती है, पेड़ पौधों को प्राप्त होती है ना, जीव जंतुओं को प्राप्त होती है। तो ये एक वाटर साइकिल हो गई, एक आपका जल चक्र हुआ। ठीक है, तो प्रश्न आपका एग्जाम में ये पूछेगा कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में अंतर क्या है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ सकता है, वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये था आपका फ्रेंड्स जल चक्र। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में चलेंगे। आपने देखा होगा कि जलाशयों में जल के वाष्पीकरण और फिर संघनन के बाद वर्षा कैसे होती है, लेकिन हमने समुद्रों और महासागरों को सूखते हुए नहीं देखा, क्योंकि किस प्रकार जल इन जलाशयों में वापस आ जाता है। पूरी प्रक्रिया को, जिसके द्वारा जल जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में सतह पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, इसी को हम जलीय चक्र कहते हैं। यह चक्र, ठीक है, उतना आसान और सरल नहीं है जैसा कि वक्तव्य से प्रतीत होता है। वह सारा जल जो पृथ्वी पर गिरता है तुरंत समुद्र में नहीं चला जाता, बल्कि इसमें से कुछ मृदा के अंदर चला जाता है और भूजल का हिस्सा बन जाता है। कुछ भूजल झरनों के द्वारा सतह पर आ जाता है, या हम इसे अपने व्यवहार के लिए कूपों और नलकूपों की मदद से सतह पर लाते हैं। जीवन की विभिन्न प्रक्रियाओं में स्थलीय जीव जंतु और पौधे जल का उपयोग करते हैं। और देखिए, जल का एक और महत्व है, जैसे कि आप जानते हैं कि जल बहुत से पदार्थों को घुलाने में सक्षम है। ठीक है, तो घुलने वाले खनिजों से होकर जब जल गुजरता है, तब इनमें बहुत से खनिज जो है घुल जाते हैं, जल में घुल जाते हैं। ठीक है, और नदी में बहुत से पोषक तत्वों को सतह से समुद्र में ये जो नदी है बहुत से पोषक तत्वों को जो है सतह से समुद्र में ले जाती है, और इसका उपयोग समुद्री जीव जंतुओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आपका जलीय चक्र, वाटर साइकिल्स। तो इससे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स, आपको
मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। नमस्कार।